गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। मैं अर्जुन कुमार। आज अपने शुरू करेंगे प्लांट टिश्यू के अंदर अपने जो मेरिस्टेम्स थे वो अपने पढ़ लिए थे। आज हम शुरू करेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू परमानेंट टिश्यू वैसे मैंने पिछले लेक्चर में बेसिक बता दिया था, लेकिन दोबारा फिर स्टार्ट कर लेते हैं अपने परमानेंट टिश्यू। एक बार ध्यान में आ जाएगा आपके सभी। यह दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं सिंपल टिश्यू और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब देखिए, मैंने बताया था अभी पहले, विभाजन की क्षमता नहीं होती वो क्या कहलाते हैं? परमानेंट टिश्यू। जब विभाजन की क्षमता होती है तो क्या कहलाते हैं? विभेदक कहलाते हैं, मेरिस्टेम कहलाते हैं। अब परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। यदि एक ही प्रकार की सेल पाई जाए, यदि एक ही प्रकार की सेल से निर्मित हो, एक ही प्रकार की सेल से निर्मित हो, तो वो क्या कहलाते हैं? सिंपल टिश्यू कहते हैं। अगर एक से अधिक सेल हो, एक से अधिक प्रकार की सेल हो, तो क्या बनते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनते हैं, जटिल ऊतक बनते हैं। ये होते हैं सरल ऊतक। ठीक है, ये सरल ऊतक है, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इनका काम क्या है? सिंपल टिश्यू का इनका काम है खाद्य पदार्थ का निर्माण, खाद्य पदार्थों का निर्माण करना, या आप अपने कह सकते हैं भी संग्रह करना। निर्माण करना या संग्रह करना, वह यांत्रिक सहारा प्रदान करना। क्या होता है? यांत्रिक सहारा प्रदान करना, यानी मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू का क्या काम होता है? जो यहाँ पर खाद्य पदार्थ बन चुके हैं उनका क्या करना है? परिवहन करना है। क्या करना है? परिवहन। तो यहाँ पर क्या आएगा? खाद्य पदार्थों का परिवहन। खाद्य पदार्थों का परिवहन। वे ये काम करते हैं। ये क्या करते हैं? पादपों की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं? जो पादपों की वृद्धि होती है उसको क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। पादपों की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। तो ये था बेसिक। सिंपल टिश्यू क्या होता है? एक प्रकार की सेल से निर्मित। कॉम्प्लेक्स टिश्यू तो एक से अधिक सेल से निर्मित होते हैं। ये क्या काम करते हैं? खाद्य पदार्थ का निर्माण करते हैं या संग्रह करते हैं और यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं? जो खाद्य पदार्थ बन चुके हैं उनका परिवहन करना पूरे पादप के अंदर, और क्या करना? पादप की वृद्धि को नियंत्रित करना। अब हम क्या करेंगे? पहले सिंपल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपने कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अपने शुरुआत करते हैं सिंपल टिश्यू से। सिंपल टिश्यू से हम शुरुआत करते हैं। सिंपल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? सिंपल टिश्यू होते हैं तीन प्रकार के। सिंपल टिश्यू ये तीन टाइप के होते हैं। एक नंबर है पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा जिसे हिंदी में कहते हैं मर्दूतक। मर्दूतक। दो नंबर है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जिसे हम कहते हैं सतुल कोण उत्तक। सतुल कोण उत्तक। और तीन नंबर है सक्लेरन काइमा। तीन नंबर है सक्लेरन काइमा जिसे हम कहते हैं डटोतक। क्या कहते हैं? डटोतक कहते हैं। हम बारी बारी से क्या करेंगे? तीनों का अध्ययन करेंगे। तीनों क्या करेंगे? बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पेरेन्काइमा। ये पादपों में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला है। यह पादपों में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला क्या उत्तक है? सबसे ज्यादा पाया जाने वाला
पाए जाने वाले के उत्तक है। और पूरे पादप के अंदर ये क्या होता है, मौजूद होता है। क्या होता है, पूरे प्लांट के अंदर, पूरे पादप में ये उपस्थित होता है, पूरे पादप में उपस्थित होता है। इसकी जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है, ओवल शेप होती है, ओवल शेप यानी कि गोलाकार होती है। और क्या होती है, इनके जो साइटोप्लाज्म होता है ना, जीव द्रव्य होता है, वो गाढ़ा होता है। कैसा होता है, गाढ़ा। कोशिका द्रव्य होता है जो क्या होता है, गाढ़ा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनके अंदर अंतर कोशिकीय अवकाश मौजूद होते हैं। अंतर कोशिकीय अवकाश क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अंतर कोशिकीय अवकाश मौजूद। अब इनका फंक्शन क्या है, अब इनका फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है, खाद्य पदार्थों का संग्रह करना। क्या करना, खाद्य पदार्थों का संग्रह करना। ये निर्माण करते हैं और उनका क्या करते हैं, फिर संग्रह करते हैं। क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात और क्या पड़ी, पादप में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले उत्तक पूरे पादप में उपस्थित। और ये क्या होते हैं, अंडाकार होते हैं, कोशिका द्रव्य गाढ़ा होते हैं, अंतर कोशिकीय अवकाश मौजूद होते हैं और खाद्य पदार्थों का क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। अब कई बार क्या पूछते हैं, इसी के अंदर एक शब्द आता है क्लोरेन कायम, क्लोरेन कायम, हिंदी में कहते हैं हरित मर्दूतक, हरित मर्दूतक। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर पेरेन्काइमा के अंदर हरित लवक उपस्थित है, क्लोरोप्लास्ट अगर मौजूद है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हरित मर्दूतक कहते हैं। और ये मर्दूतक क्या करते हैं, पादप के अंदर प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं, प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। और आपको पता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। एक शब्द और आता है एरेनकाइमा। क्या आता है, एरेनकाइमा। इसे हिंदी में कहते हैं वायु मर्दूतक। क्या कहते हैं, वायु मर्दूतक। वायु मर्दूतक का क्या मतलब होता है, जो कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर क्या होते हैं, अवकाश पाए जाते हैं। ये कोशिका है, ये दूसरी है, तीसरी है, चौथी, ये पांचवी, ये छठी, ऐसी के कोशिकाएं पाई जाती है। अब देखिए ये कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के बीच में क्या है, ये अंतर कोशिकीय अवकाश है। ये देखिए ये क्या, छोटे छोटे अंतर कोशिकीय अवकाश है। इन अवकाश के अंदर जो अंतर कोशिकीय जो अवकाश है, इनके अंदर क्या भर जाती है, वायु यानी कि हवा भर जाती है। तो उस टाइम जो अपने को मर्दूतक मिलता है उसे हम वायु मर्दूतक कहते हैं। और ये तैरने में सहायक होते हैं। ये क्या होता है, जलीय पादप के अंदर पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, जलीय पादपों में, क्योंकि ये तैरने में सहायक होते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या हो जाता है, वायु भर जाती है। तो एक बार फिर देख लीजिए, पेरेन्काइमा पादपों में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला यही उत्तक होता है, मर्दूतक। और पूरे पादप के अंदर क्या होता है, मौजूद होता है। आकृति कोशिका होती है गोलाकार, कोशिका द्रव्य गाढ़ा होता है, अंतर कोशिकीय अवकाश मौजूद होते हैं, खाद्य पदार्थों का ये संग्रह करते हैं, इनका काम है। क्लोरेनकाइमा किसे कहते हैं, हरित मर्दूतक, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। जो जलीय पादप होते हैं उनमें एरेनकाइमा पाया जाता है, वायु मर्दूतक। उनमें क्या होता है, कोशिकाओं के बीच में जो अवकाश होते हैं उनमें क्या भरी होती है, वायु भरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एरेनकाइमा कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। अब एक प्रश्न पूछा गया था कंपटीशन में, जो पेरेन्काइमा की जो कोशिका होती है, ये क्या ओवल शेप कोशिका होती है, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है। तो मैं आपको बता दूं, जो इनकी कोशिका भित्ति होती है वो एक तो पतली होती है और किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। ये आप क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। जो कोशिका भित्ति होती है वो पतली और सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, ये एक नंबर हुआ। अब अपने क्या पढ़ना है, 2 नंबर पढ़ना है। अब हमें क्या पढ़ना है, 2 नंबर।
और 2 नंबर क्या है, स्थूल कोण उत्तक। तो सबसे पहले यह बहुभुज सेल से बनी होती है। किससे बनी होती है, बहुभुज सेल यानी कि पॉलीगॉन से। ठीक है, दूसरी बात, इसमें कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेक्टिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेक्टिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेक्टिन की बनी होती है। इसके अंदर क्या होता है, इसका स्थूल कोण उत्तक, ये देखो कोण, कोण नाम है ना, इसका मीन्स क्या आप समझिए। इसमें क्या होता है, जो सेल होती है, ये सेल है, अब देखो ये सेल है ना, तो इस सेल में क्या होता है, जो ये कोण है, इस सेल के जो ये कोण है, इनके ऊपर क्या होता है, बहुत ज्यादा जमाव है। तो पेक्टिन का क्या पाया जाता है, जमाव पाया जाता है। यहाँ पर भी जमाव होता है, यहाँ पर भी जमाव होता है। तो ये क्या, इसके कोणों पर जमाव है। किस पर जमाव है, कोण। ये क्या है, कोण। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्थूल कोण उत्तक। क्या कहते हैं, स्थूल कोण उत्तक कहते हैं। कोणों पर क्या होता है, पेक्टिन का जमाव होता है। तो ये क्या होगा, स्थूल कोण उत्तक। अब इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका एक ही काम है, फंक्शन क्या है, ये पादप में लचकता प्रदान करता है, लचक में दृढ़ता प्रदान करता है, फ्लेक्सिबल। क्या होता है, फ्लेक्सिबल, ये इसको प्रदान करता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो पत्ती होती है और टहनी होती है, तो बिना टूटे आसानी से मुड़ सकती है। तो किसके कारण मुड़ती है, कोलेनकाइमा के कारण मुड़ती है। ठीक है, ये हुआ आपका कोलेनकाइमा। अब आता है स्क्लेरेनकाइमा। 3 नंबर हमारा क्या है, स्क्लेरेनकाइमा, जिसे हम क्या कहते हैं, दृढ़ोत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, दृढ़ोत्तक कहते हैं। दृढ़ोत्तक में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, ये दृढ़ होती है कोशिकाएं। ये क्या होते हैं, डेड सेल होते हैं। कैसे होते हैं, डेड सेल होते हैं, मृत कोशिका होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म जो जीवद्रव्य होता है, वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है। क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, अब देखो अनुपस्थित क्यों होता है, इनकी जो कोशिकाएं होती है वो नुकीली होती है, लंबी होती है। सिरों से क्या होती है, नुकीली। देखो सिरों से क्या होती है, नुकीली होती है, लंबी होती है, और क्या होती है, पतली होती है। लेकिन जब इसके अंदर लिग्निन का जमाव होना स्टार्ट हो जाता है ना, तो ये पूरा जमाव हो जाता है। तो जमाव होने के बाद क्या होता है, इसमें जो प्रोटोप्लाज्म है जो अनुपस्थित हो जाता है, इसके कारण ये क्या होती है, मर्द हो जाती है। क्या होती है, मर्द हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, ये हो जाती है, मर्द हो जाती है। अब इसके अंदर क्या होना चाहिए, जब ये मर्द हो गई तो ये क्या दिखेंगी, दृढ़ हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, दृढ़ हो जाएंगी। क्या हो जाएगी, दृढ़, कठोर। क्योंकि कठोर, क्योंकि जीवद्रव्य तो है नहीं इसके अंदर। अब ये क्या काम करता है, ये क्या करता है, ये इसको कठोर बनाता है। क्या बनाता है, कठोर, कठोर। अब कठोर कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं कठोर, 4 पार्ट बताता हूं आपको मैं। एक तो सीड, बीज। बीज निर्माण के अंदर कौन सा उत्तक लेते हैं, दृढ़ोत्तक। कैसा लेते हैं, दृढ़ोत्तक। वुड फाइबर, वुड फाइबर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कास्ट रेशे। क्या कहते हैं, कास्ट रेशे। ये भी किसके बने होते हैं, दृढ़ोत्तक के। ठीक है, जो क्या कहते हैं, उसका जो कठोर भाग होता है ना, वो किसका बना होता है, दृढ़ोत्तक का बना होता है। एक सबसे इंपोर्टेंट, जो नारियल होता है उसकी भूसी होती है, जो नारियल की भूसी, भूसी को इंग्लिश में कहते हैं हसक, हसक ऑफ कोकोनट। ये भी किसकी बनी होती है, दृढ़ोत्तक की बनी होती है। और ये आपको ध्यान रखना, भूसी मतलब देखते हो नारियल होते हैं हमें, उसके ऊपर होते हैं रेशेस होते हैं, वो किसके बने होते हैं, नारियल इसके बने होते हैं, दृढ़ोत्तक के बने होते हैं। जो बीज होते हैं वो किससे बनते हैं, दृढ़ोत्तक से बनते हैं। और जो कास्ट रेशे तो किससे बनते हैं, दृढ़ोत्तक से बनते हैं। ठीक है, मैंने आपसे पिछले लेक्चर में प्रश्न पूछा था, अभी पुदीना के जो पर्व संधि है उसके नीचे कौन सा पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, उसका जवाब है इंटरक्लेरी। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, उसका जवाब क्या है, इंटरक्लेरी, अंतर्वेशी द्वितीयक पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए
जो दृढ़ोत्तक हो गए वो क्या करेंगे, उनको सहारा भी प्रदान करेंगे। क्या करेंगे, सहारा, सहारा भी, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये आपको तीनों समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ना पड़ेगा। अब एक और होता है, देखिए आपने झूठ देखा है, वो झूठ भी क्या होता है, किसका बनता है, दृढ़ोत्तक का ही बनाता है। झूठ होता है, झूठ वो भी किसका बनाता है, दृढ़ोत्तक का बनाता है। तो कितनी चीज होगी दृढ़ोत्तक से, झूठ दृढ़ोत्तक से बनता है, बीज किससे बनते हैं, दृढ़ोत्तक से, जो कास्ट होते हैं वो किससे बनते हैं, दृढ़ोत्तक से, और जो नारियल की भूसी होती है वो किससे बनती है, दृढ़ोत्तक से बनती है। ठीक है, तो ये आप कुछ मेन पॉइंट ध्यान में, ज्यादा कुछ भी ध्यान नहीं रखना। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं किसे, जिसमें एक से अधिक प्रकार के सेल पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। तो परिभाषा से, डेफिनेशन से पता चल रहा है कि उनके अंदर क्या होगी, सेल्स बहुत सारी होंगी। कितने प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है जाइलम और दो नंबर होता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, इसे हम कहते हैं जाइलम। ठीक है, इसके दो नाम और है, एक इसे कहते हैं दारू, एक इसे हम वुड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वुड, हिंदी में कहते हैं कास्ट भी कहते हैं। इसे कहते हैं फ्लोएम। क्या कहते हैं, फ्लोएम। इसका भी एक नाम और है, इसको कहते हैं बास्ट। क्या कहते हैं, बास्ट। मैंने कहा कि एक से अधिक प्रकार की सेल होती हैं तभी कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनता है। तो इनमें भी क्या होती है, सेल होती है। तो कितनी कितनी सेल होती है, दोनों में 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। कितने प्रकार की पाई जाती है, 4 प्रकार की सेल पाई जाती है। यहाँ पर भी कितने प्रकार की सेल पाई जाती है, 4 प्रकार की सेल पाई जाती है। कौन कौन सी, एक नंबर आती है वाहिका, दो नंबर है वाहिनिका, वाहिनिका, 3 नंबर आएगा जाइलम रेसे, जाइलम रेसे, और 4 नंबर आएगा जाइलम मर्दूतक। इसे कहते हैं ट्रैकेट्स, वेसल्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वेसल्स। इसे कहते हैं ट्रैकेट। इसे कहते हैं जाइलम फाइबर, और इसे कहते हैं जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है, जाइलम पेरेन्काइमा। इसमें भी 4 प्रकार की सेल पाई जाती है। कौन कौन सी होती है, एक नंबर होती है चार्ली, चार्ली नलिका। इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीव ट्यूब। क्या कहते हैं, सीव ट्यूब, सीव ट्यूब कहते हैं। 2 नंबर आएगी सह कोशिका, सह कोशिका। इसे हम कहते हैं कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल। अब देखो 3 और 4 दोनों सेम है। यहां पर थे जाइलम रेसे, वहां पर क्या होंगे, फ्लोएम रेसे। क्या होंगे, फ्लोएम रेसे। और 4 नंबर क्या होगा, वहां तो था जाइलम मर्दूतक, यहां पर क्या होगा, फ्लोएम मर्दूतक। ठीक है, जहां जाइलम रेसे था वहां फ्लोएम रेसे है, यहाँ जाइलम मर्दूतक है वहां फ्लोएम मर्दूतक है। कई बार उनकी जगह क्या लिखा होता है, जाइलम रेसे की जगह कास्ट रेसे लिखा होता है। तो घबराना नहीं है, जाइलम को हम क्या कहते हैं, कास्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पर कास्ट रेसे लिखा होता है, यहाँ पर कास्ट मर्दूतक लिखा होता है। ऐसे ही फ्लोएम को हम बास्ट कहते हैं, तो यहाँ पर केवल बास्ट रेसे लिखा होता है, यहाँ पर बास्ट मर्दूतक लिखा होता है। सबसे पहले तो ये आपने देख लिया। अब इंपॉर्टेंट बातें, ये 4 सेल्स है ना, इन चारों में
ये तीनों सेल होती हैं जो कि मृत होती हैं, और ये एक ही क्या होती है, जीवित होती है। एक क्या होती है, जीवित होती है। ठीक है, और इन चारों सेल्स के अंदर ये एक मृत होती है। एक सेल क्या होती है, मृत होती है। लेकिन ये सेल, यह सेल और यह सेल, तीनों की तीनों क्या होती है, जीवित होती है। कैसी होती है, जीवित होती है। ठीक है, अब इनके गुण पढ़ लेते हैं। छोटे छोटे हैं, वाहिका छोटा अक्षर है तो क्या होती है, छोटी होती है। और कैसी होती है, चौड़ी होती है। तीन अक्षर कम है ना, तो छोटी याद रखने तरीका है, तीन अक्षर कम तो छोटी, और क्या होती है, चौड़ी। छोटी होगी, चौड़ी होगी। और वाहिका चार अक्षर यानी कि बड़ी होगी और लंबी होगी, यानी कि ये क्या होगी, पतली होगी, लेकिन होगी कैसी, लंबी होगी। और जायलम रेशे क्या होते हैं, रेशे टाइप रेशे होते हैं। मृदुत्तक क्या होते हैं, मृदुत्तक जो सिंपल मृदुत्तक होता है ना, जिनके अंतराकोश के अवकाश मौजूद होते हैं, उनकी सेल ओवल शेप होती है। सेम इसी तरह इसमें चाली नलिका क्या होती है, पतली चौड़ी फुका वाली होती है। सहकोशिका होती है, वो क्या करती है, चाली नलिका को नियंत्रित करती है। फ्लोएम रेशे होते हैं, बास्ट रेशे। और फ्लोएम मृदुत्तक क्या होते हैं, जो नॉर्मल मृदुत्तक होते हैं, वैसे मृदुत्तक होते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, चालनी नलिका के अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्रक अनुपस्थित होता है। अगर आपने मेरे पूरे लेक्चर पढ़े हैं तो जब मैं कोशिका पढ़ा रहा था उसमें मैंने बताया था केंद्र के अंदर भी ऐसे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता उन्हें हम एन्यूक्लियट कहते हैं। क्या कहते हैं, एन्यूक्लियट, यानी कि ए केंद्र की है। और इसके एग्जांपल दो ही थे, एक तो मानव की परिपक्व आरबीसी सेल, और दो नंबर मैंने क्या बताया था, चालनी नलिकाएं। परिपक्व क्या होगी, चालनी नलिकाएं। तो दो एग्जांपल मैंने बताए थे उसने, परिपक्व आरबीसी और परिपक्व चालनी नलिका के अंदर क्या था, केंद्रक अनुपस्थित होता है। ठीक है, अब इनका काम, लास्ट वाला टॉपिक है, इनका फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है। तो ध्यान से समझिए, फंक्शन समझना आपको। जाइलम, जय पर क्या होगा, जल। ये क्या करते हैं, जल व खनिज लवण का क्या करते हैं, परिवहन करते हैं। क्या करते हैं, खनिज लवण का परिवहन करते हैं। यहाँ पर है मतलब क्या होगा, फूड। फूड मतलब क्या होता है, भोजन। ये क्या करते हैं, भोजन का परिवहन करते हैं। जाइलम क्या करते हैं, जल का परिवहन करते हैं। जयपुर क्या है, जल। अब देखो जयपुर जल और जयपुर क्या होता है, जड़। जब पत्तियों के अंदर प्रकाश संश्लेषण हो रहा होता है तो जो जड़ों से जल जाता है ऊपर, जड़ों से होकर जो जल ऊपर जाता है वो कौन लेकर जाता है, जाइलम लेकर जाता है। तो देखो जड़ों से जल जाइलम लेकर जाता है पत्तियों तक, तो ये ऊपर से नीचे तो नहीं लाएगा, नीचे से ऊपर लेके जाएगा। तो इसका परिवहन कैसा होता है, एक दिशीय। कैसा होता है, एक दिशीय। ये एक ही दिशा में क्या करता है, परिवहन करता है। लेकिन जो फ्लोएम भोजन होता है, पत्ती के अंदर भोजन निर्माण हो गया तो वो देखो नीचे भी आ सकता है, पत्ती से नीचे भी आ सकता है, तने के अंदर जड़ों में, और वो ऊपर भी जा सकता है। तो इसका परिवहन कैसा होगा, द्विदिशीय। इसका परिवहन कैसा होगा, द्विदिशीय होगा। तो आपने समझा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली थी वो यही थी, एक नंबर पॉइंट। इसके अंदर जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन करता है, खनिज लवण का परिवहन करता है। किसके द्वारा, जड़ों के द्वारा, एक दिशीय। इसमें फ्लोएम द्वारा भोजन का निर्माण होता है, द्विदिशीय होता है। इसमें फ्लोएम रेशे मृत होते हैं, बाकी तीनों कोशिकाएं जीवित होती हैं। इसमें पेरेन्काइमा जीवित होता है लेकिन तीनों कोशिकाएं मृत होती है। तीसरी बात, जो शिव नलिक ट्यूब होती है, जो चालनी नलिका होती है, वो एक क्या होती है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। अब ये तो हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म, आवर्त बीज की। अगर यही बात जिम्नोस्पर्म की है और टेरिडोफाइट की है ना, किसके, जिम्नोस्पर्म अनावर्त बीज, जो नगर बीज होते हैं, और टेरिडोफाइट की बात आ जाए तो मेरे ध्यान रखना है, वहां हम चालनी नलिका को चालनी कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, चालनी कोशिका कहते हैं। वहां हम चालनी नलिका नहीं बोलते। ऐसे जहां पर सह कोशिका बोलते हैं, लेकिन जब टेरिडोफाइट की बात हो, जिम्नोस्पर्म की बात हो, तब हम यहाँ सह कोशिका की क्या लिखते हैं, एल्बुमिनस सेल। एल्बुमिनस सेल कहते हैं।
एल्यूमिनेंस क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ लिया, सिंपल टिश्यू पढ़ लिया, परमानेंट टिश्यू अपने कंप्लीट कर लिया। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, मेरिस्टेमिक पढ़ा था। अब क्या आएगा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस पूरे टॉपिक की लास्ट बात हमारी, जो कई बार प्रश्न पूछा जाता है। पूरे साल के अंदर 2 ऋतु होती है, एक तो होती है बसंत ऋतु, एक होती है पतझड़। अब देखो बसंत ऋतु के अंदर क्या होता है, जल की आवश्यकता क्या होती है, जल की आवश्यकता ज्यादा होती है। कितनी होती है, ज्यादा। यहाँ पर जल की आवश्यकता क्या होती है, कम होती है। तो इसमें क्या होता है, जो अपने किसी तने को काटते हैं तो हम क्या देखते हैं, उसमें से वल्य बनी होती है। क्या बनी होती है, वल्य बनी होती है। तो देखिए जब जल की आवश्यकता ज्यादा होती है बसंत ऋतु में, तो क्या बनेगी, गहरी बनेगी, गहरी रंग की क्या बनेगी, वल्य बनेगी, गहरी वल्य बनेगी। और जब कम आवश्यकता पड़ेगी तो सिंपल हल्की वल्य बनेगी। कैसी वल्य बनेगी, हल्की वल्य बनेगी। तो देखिए हल्की वल्य, गहरी वल्य साल के अंदर 2 बार ऋतु आती है, बसंत ऋतु आती है एक बार, दूसरी पतझड़ आती है। ये एकांतर क्रम होती है और ये क्या करते हैं, ऐसे वल्य बन जाती है। तो हम जाइलम का जो निर्मित जो वल्य होती है ना, उनकी गणना करके हम वृक्ष की आयु ज्ञात करते हैं, वृक्षों की क्या करते हैं, आयु ज्ञात करते हैं। और इस मेथड को हम क्या कहते हैं, डेंड्रोक्राइनोलॉजी कहते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो वार्षिक वल्य की संख्या गिनती करके हम वृक्षों की आयु ज्ञात करते हैं। इस मेथड को हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। साल में 2 ऋतु आती है, बसंत और पतझड़। पानी की आवश्यकता ज्यादा बसंत में होती है तो गहरी रंग की वल्य बनेगी, पतझड़ में कम आवश्यकता होती है तो हल्की वल्य बनेगी। और ये एकांतर क्रम बनती रहती है, तो इसकी हम गणना करके हम आयु ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो प्लांट टिश्यू है ऊपर समझ में आया होगा, और हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।